नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर जब भी कहीं पर सरकार बनती है तो उनकी कोशिश होती है अपने यहाँ पर रोजगार को बढ़ाने की, अपने यहाँ पर निवेश को लेकर आने की, जिसके वजह से वहाँ पर जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिले और साथ ही साथ सरकार को भी रेवेन्यू मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार में मौजूद लोग हैं, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, वो यहाँ के युवाओं से रोजगार छीनना चाहती है ताकि गुजरात को फायदा हो। आज इस वीडियो के जरिए मैं महाराष्ट्र के युवाओं से बात करना चाहता हूं, उनको कई उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से आपके रोजगार को ये सरकार और इस सरकार के अंदर और इस सिस्टम के भीतर शामिल लोग छीन रहे हैं, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। आपको अलग अलग स्कीम के जरिए कभी 1000 रुपये 1500 रुपये देने की बात करते हैं, लेकिन आपको जो रोजगार मिलना चाहिए वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आज इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर हम उदाहरणों के साथ बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा समझने के लिए कि कैसे सिस्टमैटिक तरीके से महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है। और अगर आप इस वीडियो को देखने पहली बार आए हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहरहाल शुरुआत करते हैं अभी की आई एक लेटेस्ट खबर से। दोस्तों, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह है चाकंड। चाकंड इंडस्ट्रियल इस्टेट के नाम से ये फेमस जगह है, जहां पर जैसे कि नाम है कई सारे इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। लेकिन वहां पर आपको पता है पिछले कुछ समय में 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहां से निकल गए हैं। 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ने चाकंड जो जगह था वहां से अपने शॉप्स को, अपने इंडस्ट्रीज को उन्होंने बंद किया और अलग अलग राज्यों में हो गए हैं। इसकी वजह है यहाँ पर जो खराब सड़कें हैं, यहाँ पर जिस तरह के ट्रैफिक जैम्स होते हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उनके दफ्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके फैक्ट्रीज तक नहीं पहुँच पाते हैं। सोचिए इस 50 इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे होंगे जो अब शायद बेरोजगार हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि आप केवल हिंदू मुस्लिम करते रहें, मंदिर मस्जिद करते रहें, लेकिन आपका जो रोज़गार है उसे किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से छीना जा रहा है, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो ये तो केवल 50 ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक जगह से गए हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में ये सिस्टमैटिक तरीके से दोस्तों हो रहा है। और उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मसलन के तौर पर 2022 में जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में थी। आपको पता है कि पार्टी को तोड़ा गया और बहुत ही ज़बरदस्ती तरीके से इस सरकार को लाया गया। हम सबको लग रहा था कि आखिर इस सरकार को क्यों लाया गया। धीरे धीरे लगता है कि अब सारी चीज़ें साफ हो रही है। 2022 में दोस्तों जब ये सरकार बनी, इसके 4 महीनों के भीतर ही मैं आपको बताऊँ 4 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जो महाराष्ट्र से निकलते हैं। और आपको पता है ये सारे प्रोजेक्ट कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं। महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट निकल कर आखिर गुजरात क्यों जाते हैं? हमें किसी को भी गुजरात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके थाली का निवाला, हमारे थाली का निवाला को अगर आप छीनेंगे और अपने थाली में लेंगे तो ज़रूर इसे लेकर मुद्दा बनाया जाएगा। ये सरकार आती है और यहाँ से टाटा एयरबस, साथ ही साथ यहाँ से वेदांता फॉक्सकॉन, इसी तरह के और 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसका पूरा जो इन्वेस्टमेंट था 1.80 लाख करोड़, 1.80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, उसे यहाँ से निकाला गया और उसे गुजरात ले जाएगा। दोस्तों, आमतौर पर जैसे कि वाइब्रेंट गुजरात होता है ताकि वहाँ पर निवेशक आएँ, ऐसी वाइब्रेंट महाराष्ट्र होता है, मैग्नेटिक महाराष्ट्र होता है, जहाँ पर निवेशक आते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं। जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, आपको पता है ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र का इवेंट कितनी बार हुआ है? एक भी बार नहीं। तो आखिर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? हमने हाल ही में देखा था मुंबई के अंधेरी में 1800 पोस्ट थे एयर इंडिया के, उसके लिए 15,000 से ज़्यादा लोग रस्तों पर आ गए थे। वहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल हो गया था, कम पैसे मिल रहे थे फिर भी लोग आ गए थे। और उसके बावजूद अगर यहाँ से प्रोजेक्ट्स को आप निकाल कर दूसरे जगहों पर ले जाएंगे दोस्तों, तो सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? चाकंड वाले क्या मांग रहे हैं? मैंने बात की है वहाँ के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से और वहाँ के जो लोग हैं उनसे। उन्होंने कहा हमारे पास सड़कें ही नहीं हैं, पॉट होल्स इतने हैं, पुलिस की परेशानी ज़्यादा है, आखिर इसको ये ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं? या आपके सामने कहेंगे कि गाय हमारी गौ माता है, हमने इन्हें राज्य माता बना दिया, आप लोग खुश हो जाएंगे। ये हिंदुत्व है क्या? आप लोगों को बेरोजगार रखते हुए आपको कह रहे हैं फिर हम लाडली बहना को 1500 रुपये दे रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजना, ये किस तरह का हिंदुत्व है? 50 कंपनी जो यहाँ पर पहले से उसे बंद करना, ये किस तरह का हिंदुत्व है? अपने सरकार में आने के 4 महीने के भीतर यहाँ से 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर जाना गुजरात, ये किस तरह का हिंदुत्व है दोस्तों? ये तो केवल कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, मैं आपको इस तरह के और भी उदाहरण देता हूँ। जो वेदांता फॉक्सकॉन की मैंने बात की 2022 में, जब तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, किसी की भी सरकार हो, मैं जो बात कर रहा हूँ ये फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए।
उद्धव ठाकरे की सरकार में लगभग ये माना जा रहा था कि वेदांता फॉक्सकॉन फाइनल इनिशियल स्टेज में था, पुणे के पास में ही वहाँ पर इनको जगह भी दिखा दी गई थी जहाँ पर इसका प्रोजेक्ट आने वाला था। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट थी जो सेमीकंडक्टर बनाने का काम वेदांता फॉक्सकॉन की ओर से किया जा रहा था। फाइनल स्टेज में होने के बावजूद अचानक से इस प्रोजेक्ट को यहाँ से निकाल दिया जाता है। क्या इसके पीछे आपको कोई साजिश नहीं दिखती है? एक ऐसा राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं आ पाई, यहाँ के लोगों को क्या इसी के ज़रिए आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि आप नहीं दोगे तो हम आपको रोज़गार नहीं देंगे। आज सोचिए अंत पर आते हुए यहाँ से कैसे निकल जाते हैं। तो क्या सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? अब जब मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह का आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। ये मैं मुंबई में मौजूद है, यहाँ पर बीकेसी में सूरत जो यहाँ पर डायमंड बोर्स था, यहाँ पर जो डायमंड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उसे यहाँ से सूरत ले जाया गया। जब ये नई सरकार आई, आपको पता है सबसे पहला इन्होंने कौन सा डिसीजन लिया था? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का डिसीजन लिया गया। यहाँ पर जो डिसीजन अटका हुआ था बीकेसी में, इस प्रोजेक्ट को लेकर कई काम अटके हुए थे और इसमें भी अगर आप देखेंगे 60% जो निवेश है वो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, 40% गुजरात की सरकार कर रही है। पहला चीज़ है आपने किया, यहाँ से बुलेट ट्रेन भी आपने अहमदाबाद के लिए शुरू कर दिया। हमें किसी को गुजराती लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरह से केवल एक राज्य को ज़्यादा फायदा दे रही है और इससे महाराष्ट्र को जिस तरह का नुकसान हो रहा है दोस्तों, उसे लेकर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, डायमंड बोर्स था उसे सूरत ले जाया गया, और कंपनीज थे उसे सूरत और अहमदाबाद ले जाया गया। इसी तरह से अहमदाबाद में एक गिफ्ट सिटी बनाया जा रहा है जहाँ पर 10 देश के जो सबसे बड़े इंडियन एसेट मैनेजर्स हैं उसे वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और गुजरात को बताया जा रहा है कि कैसे वो एक एक कर लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को अपने आप पर लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, मोदी जी आते हैं तो वो तो महान है, तो वहाँ पर कैसे रोज़गार की कमी हो सकती है? गुजरात खुद के निवेश नहीं ला रहे हैं, महाराष्ट्र के निवेश को आप ले जा रहे हैं। आप लाइए वहाँ पर निवेश, आपको दूसरे जगह पर जो निवेश हो रहे हैं उसे ले जाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और महाराष्ट्र की सरकार इसे रोकने में क्यों कामयाब नहीं होती है? जितने बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो कहते हैं हम इससे और बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं, हम इससे और बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। तो आखिर बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कहते हैं, लेकिन ये होता क्यों नहीं है? महाराष्ट्र की जनता क्यों बेरोजगार रहे? इसी तरह से मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी है जिसकी ओर से रिन्यू नाम है उस कंपनी का, जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। 18,000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट होने वाला था। नागपुर के बुतीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया में जगह भी देख ली गई थी, 300 एकड़ में ये पूरा सेटअप लगना था जिससे 3,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली थी। आपको पता है क्या हुआ? ये प्रोजेक्ट एन मौके पर कहाँ चला गया? फिर से गुजरात चला गया। आखिर एक एक कर अगर प्रोजेक्ट गुजरात और दूसरे राज्यों में जाएंगे तो क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा? मैं आपको सरकारी आंकड़े देता हूं। महाराष्ट्र के युवाओं, अगर आप अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के रील से आगे बढ़कर और जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है उससे आगे बढ़कर अगर आप वाकई इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ आंकड़े सुनिए आप, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपके भविष्य के साथ कैसे खेला जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2022-23 ने बताया कि महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में गुजरात, कर्नाटका से कैसे पीछे है। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार उस समय जब तक सरकार बदल गई थी महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आया था 35,870 करोड़ का, 35,870 करोड़ का। उसी समय गुजरात में पता है आपको कितने का इन्वेस्टमेंट आया था? 98,159 करोड़ का, 98,159 करोड़ का, दोगुने से भी ज़्यादा। और कर्नाटका में आया था 68,931, 68,931 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। सोचिए हम कितने पीछे हैं। अब उससे ही एक साल पहले जब यहाँ पर सरकार किसी और की थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मौजूद नहीं थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं थे, तब महाराष्ट्र में आपको पता है कितने का इन्वेस्टमेंट आया था? 2.77 लाख करोड़ का, 2.77 लाख करोड़। उस समय गुजरात में आया था 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कर्नाटका में आया था 61,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आखिर दोस्तों ये हो क्या रहा है? ये जिस शहर में मौजूद हूँ मैं, वहाँ पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति यहाँ पर आकर रहते हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से लेकर गुजरात क्यों जाते हैं? फिर आप भगदड़ करते रहिए, आप मंदिर मस्जिद करते रहिए, नीतीश राणे आकर हिंदू मुस्लिम करेंगे, रामगिरी महाराज कुछ कह देंगे, आप उसमें लड़ते रहिए आपस में, क्योंकि इसी के नाम पर वो चाहते हैं कि आप फोकस करें। मैं बात कर रहा हूँ, विपक्ष के लोग लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं
आदित्य ठाकरे ये मुद्दा उठा रहे हैं, हाल ही में विजय वडेट्टीवार ने इस मुद्दे को उठाया, जयराम रमेश इसके बारे में बोल रहे हैं, एनसीपी के जयंत पाटिल इसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष बनाम सत्ता का मुद्दा है ही नहीं मेरे लिए ये मुद्दा है कि अगर जिस राज्य को इकोनॉमिक स्टेट माना जाता है, जहाँ पर मुंबई है जो देश का इकोनॉमिक कैपिटल है, अगर उस राज्य में आप हमारे लोगों को रोज़गार नहीं देंगे और हमारे रोज़गार को आप छीनकर दूसरे राज्यों में ले जाएंगे तो सवाल नहीं उठाया जाएगा। 50 इंडस्ट्रीज़ को ये सरकार चाकड़ में क्यों नहीं रुका सकी? आपने रिन्यू के फैक्ट्री को यहाँ से गुजरात क्यों चला गया? आप सरकार में आते हैं तो एक भी मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्यों नहीं करवा पाए? आपके यहाँ पर जब आपके नेता आएंगे उनसे पूछिए कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र से हज़ारों नहीं तो लाखों लोगों को तो केवल वेदांता, फॉक्सकॉन और के प्रोजेक्ट से ही 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलना था, जो अब गुजरात पहुँच चुका है। तो यहाँ के लोग करें क्या? आप किसान हैं तो आपको यहाँ पर कर्ज नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर सही समय पर बिजली नहीं मिलती है, पानी का मसला आप लोगों के लिए होता है, आप मुंबई में आकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो आखिर करे क्या यहाँ का युवा? फिर आप कहेंगे कि हमारे युवाओं में बहुत स्किल है, हम क्या करें? या तो आप नेताओं के पीछे जाकर बैनर बांधिए, उनके जय जयकार कीजिए, या फिर उनसे सवाल पूछिए। और चाहे सरकार में कल उद्धव ठाकरे आ जाए या कांग्रेस आ जाए, अगर उनकी ओर से भी इस तरह से परेशानी की जाएगी तो तब भी हम सवाल उठाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है एकनाथ शिंदे से, यहाँ पर सवाल उठता है देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी से। आखिर महाराष्ट्र के इकोनॉमिक कैपिटल होने से परेशानी क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि इस राज्य के जो युवा हैं उनके पास रोजगार ना हो? क्यों एक एक कर इसके प्रोजेक्ट्स को यहाँ से हटाया जा रहा है? आपका अगर राज्य अच्छा है, गुजरात में आपके पास जगह है, तो आप खुद इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर लाइए। अगर आप दोस्तों रिसर्च करना चाहते हैं, आपको याद होगा बाजे गाजे के साथ जो टाटा नैनो का इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, गुजरात ले जाया गया था। पता लगाइए उसका स्टेटस क्या है। मीडिया वो बातें नहीं करती है जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि पहले ज़रूर बताया गया था कि ममता बनर्जी के यहाँ से निकाला गया, गुजरात जा रहा है। अब जाकर आप देखिए उसका स्टेटस क्या है। तो जो चीज़ें यहाँ पर नहीं चाहिए वो दी जाती हैं। यहाँ पर अदानी को धारावी दिया जाता है, एयरपोर्ट अदानी को दिया जाता है, नवी मुंबई एयरपोर्ट अदानी को दिया जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो सॉल्ट पैन लैंड है वो अदानी को दिया जाता है। यहाँ पर जो मिल्क कोऑपरेटिव के मिल थे, वहाँ पर जगह थी, वो अदानी को दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए जाते हैं। तो दिया भी किससे जा रहा है? वो भी शख्स गुजरात से है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें ले जाई जा रही हैं वो भी शख्स गुजरात से हैं। तो करें क्या? सवाल यहाँ पर वो है, और यही सवाल मैं हमारे युवाओं से पूछना चाहता हूँ। आपके रोज़गार को आपसे छीना जा रहा है, क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक और रील बनाने में व्यस्त हैं? ये ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। जो आंकड़े थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये युवाओं की बात है, हमारे राज्य के भविष्य की बात है। और सवाल है यहाँ पर कि क्या महाराष्ट्र को कमज़ोर करने की कोशिश तो नहीं है ये, और ये सोची समझी कोशिश तो नहीं है? क्या इसी के लिए इनको सरकार गिराने की ज़रूरत थी 2022 में? ये सोचिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पता चल सके कि आखिर हमारे राज्य में हो क्या रहा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।